देखा नहीं हालों में क्या ख्यालों में क्या दिलों में क्या उजालों कर दूंगा ये रास को तेरे दुश्मन गुनाह का तेरे साब वैसे वो था बड़ा हैंडसम। तुमसे अगर शादी ना हो रही होती ना मेरी, तो शायद मैं उसके बारे में सोचती। पता नहीं क्यों भाई आज मेरा दिल बहुत टकरा रहा है, परेशान हो गया। मैं तुम्हें बताया तो है, उसके घर वाले राजी। तुम्हें क्या लगता है सब सिर्फ तुम अपना भाई को? मेरा कोई रिश्ता नहीं था फराज से। आप तो कुछ भी कह रहे हैं, मैं FIR दर्ज कराए बगैर कर नहीं जाऊँ। खून का खेल शुरू हो चुका है। अच्छा ये वाला देखो, ग्रे वाला। हाँ दिखाओ। नहीं यार कोई खास नहीं है। नहीं लग रहा? अच्छा ये कैसा लग रहा है? ये ले लूं? मैं पहना इसी तरह, ठीक है? इसी तरह मुंह डालना और हैंगर से एमा को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा यहाँ पे, हम कहीं और चलते हैं। Listen, look at this. मामा ये मेंस कलेक्शन है। What? Really? कुछ पता ही नहीं। कोई शॉपिंग नहीं हो रही, इतने काम पड़े, वक्त आया करो। अब अहमद से कहो वही करेगा, मैं ज्वेलरी शॉप में जा रही हूँ। Truth या dare? Truth. अच्छा चलो, मेरे बारे में कोई ऐसी बात बताओ जो तुमने मुझसे कभी नहीं कही। अच्छा ओके, तो सारा को लेकर सबसे बड़ा सच ये है कि मैं तुम्हारी ब्यूटी से बहुत जेलस होती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये लड़की मुझे बहुत ही एरोगेंट और रूड लगती थी। क्या? तुम मेरे दोस्ती से पहले यार, लेकिन जब इससे दोस्ती हुई ना तो मुझे पता चला कि सारा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि अच्छे दिल की मालिक भी है। तभी तो अभी तक इतनी अच्छी दोस्त है मेरी, और हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। मुंतिक होगी। मुंतिक आप अपने पास रखिए, मैंने आपसे मशवरा नहीं मांगा। आप जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि ये शादी किन हालात में हुई है। चुनाचे अगर हम दोनों एक दूसरे को स्पेस दें तो बेहतर रहेगा। अगले ही लम्हे इसने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे और अपना हुलिया दुरुस्त करके रात को पहना हुआ सूट तब्दील किया। बाहर की जानब जाने लगी तो इसके मजाजी खुदा राहील अहमद ने इसे रोक लिया। एक बार फिर सोच ले, बाहर मत जाएं, कुछ सोच कर ही आपको कह रहा हूं ना। मेरी बात पर अमल करने में कोई मुजायका नहीं है। वो आगे बढ़कर इसे रोकने लगा। सारिया गुल का दिमाग भग से उड़ा और वो इसका हाथ साइड पर करती हुई कमरे से निकल गई। जैसे ही इसने ड्राइंग रूम में कदम रखा, अगले ही लम्हे वो बर्फ की बन गई। वहां सामने अदील अहमद बैठा था। इसे देखकर मुस्कुराया। कैसी हो तुम? बहुत मुबारक हो तुम्हें फिर कहते, साथ ही इसका तारुफ अपने बराबर में बैठी एक खूबसूरत सी लड़की से करवाया। मीट माय वाइफ दानिया। और दानिया तुम इसे तो अच्छी तरह जानते हो ना, यू नो मेरी एक्स वाइफ। आखिरी जुमला इसने कदर सरगोशी में दानिया के कान के करीब झुक कर कहा। सारिया गुल का दिल चाहा कि जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। इसे बेएख्तियार राहील की बात याद आई। आप ना जाएं तो बेहतर होगा। एक बार फिर सोचने और काश मान ही लेती
تو آج اسے اپنی خوشیوں کے قاتل سے ملاقات کا شرف حاصل نہ ہوتا۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی، اس کی سسکوں میں آنسوؤں کی نمی چپکی۔ عدیل احمد غور سے اسے دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جاتی، اس کا کندھا کسی کے چوڑے شانے سے ٹکرایا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو رحیل احمد وہاں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ "شی از مائی وائف مسز رحیل احمد خان"۔ مسکرا کر اس نے آگے بڑھ کر ساریہ گل کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ان دونوں سے کہا، تو وہ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ "چلیں ساریہ، ہم کمرے میں ناشتہ کر لیتے ہیں۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے آیا۔ دروازہ بند کیا تو ساریہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ "مجھے افسوس ہوتا ہے ساریہ کہ تم جیسی مضبوط لڑکی عدیل احمد جیسے شخص کے لیے اپنے آنسو بہا رہی ہے۔ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ وہ تمہیں چھوڑ چکا ہے اور کم از کم منافقت نہیں کی، تم سے سیدھے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ تم سے محبت نہیں کرتا تو زندگی بھی نہیں گزارے گا۔ ایسے شخص کے لیے اپنے آنسو کیوں ضائع کر رہی ہو؟" وہ وہاں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے آنسو پوچھنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھانے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے ٹھہر گیا۔ ساریہ نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا۔ "مجھے اکیلے چھوڑ دیجیے"۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر رحیل احمد سے کہا تو ایک لمحے کے لیے اسے بہت برا محسوس ہوا۔ "ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی"۔ پھر اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ ساریہ نے آگے بڑھ کر کنڈی لگائی اور وہیں دروازے سے ٹیک لگا کر آنسو بہانے لگی۔ "میں تمہیں اپنے دل سے تو نکال چکی ہوں، لیکن آج تم میری نظروں میں اتنا گھر چکے ہوں گے، میں تم سے باقاعدہ طور پر نفرت محسوس کر رہی"۔ اس نے چیخ چیخ کر عدیل احمد سے غائبانہ طور پر کہا۔ اپنی زندگی کا کیسا ستم تھا کہ وہ اس کے سامنے ہو کر بھی اس کا نہ تھا، اور وہ اس کے پاس ہو کر بھی اس کے دل میں حکمرانی نہ کر سکی۔ کاش ماں باپ آپ بچپن ہی سے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کرتے تو جو سال میں نے عدیل احمد کے انتظار میں، اس کی یاد میں، اس کی محبت میں گزارے، وہ یوں رائگاں نہ جاتے۔ اسے اپنا آپ حالی حالی سا محسوس ہونے لگا۔ کافی دیر تک وہیں بیٹھی رہی۔ کمرے کا دروازہ کچھ دیر بعد بجا تو اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر کے اچانک سے دروازہ کھولا۔ سامنے رحیل کھڑا تھا۔ "میں اندر آ جاؤں؟ کافی دیر ہو گئی ہے"۔ کمرے سے دربدر ہوں اور وہیں کمرے سے باہر کھڑا ہو کر اب بھی اسے اجازت لے رہا تھا۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا، بس جگہ چھوڑ دی۔ وہ اندر داخل ہوا۔ "اب ٹھیک ہے آپ"۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھنا چاہا تو ساریہ نے ایک دم سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ "مجھے امی کے گھر جانا ہے"۔ "حکم صادر"۔ "کیا ٹھیک ہے، لے جاتے ہیں، تیار ہونا ہے کہ ایسے ہی چلنا ہے"۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر جانے لگا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اس نے ساریہ کی طرف دیکھا۔ "کیا آپ میرے ساتھ رکشے میں بیٹھنا پسند کریں گی؟ کیونکہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے اور باہر کھڑی گاڑی عدیل صاحب کی ہے، آپ اس میں تو سوار نہیں ہوں گی، اس لیے پوچھ رہا ہوں"۔ ساریہ نے کڑی نظروں سے مڑ کر اسے دیکھا تو وہ وضاحت دینے لگا، "ٹھیک ہے"۔ کہتے ساتھ ہی وہ باہر نکل گئی۔ عدیل وہاں گاڑی میں بیٹھا دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں گھر سے نکلے تو رحیل نے اسے وہیں کھڑا ہونے کا کہا اور خود رکشہ کروانے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ عدیل گاڑی سے اترا اور چند قدم چلتا ہوا اس کے پاس آ۔ "میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، تمہیں اتنے سال اپنے نکاح میں رکھا اور پھر تمہیں عین بارات والے دن طلاق بھیج دی، لیکن تم نے کیا کیا اپنی زندگی کے ساتھ؟ تم نے میرے ہی چھوٹے بھائی سے شادی کر لی۔ دراصل اس بات کے پیچھے تمہارا کیا مقصد تھا؟ کیا تم میری نظروں میں ہی رہنا چاہتی ہو یا پھر تم نے مجھ سے بدلے کے لیے یہ شادی کی ہے؟ عدیل احمد کے الفاظ تھے یا زہر میں بجھے ہوئے کی جو سیدھا ساریہ گل کے دل میں اتر گئے، اور صرف ساریہ نے نہیں بلکہ
रहील ने भी इसका ये हुर्फ जहर में बुझा सुना था। इसके माथे बल पड़े और वो चंद कदम आगे आई। मिस्टर अदील अहमद, ये मेरी जिंदगी है और इसका मैं जो चाहे फैसला करूं। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरी जिंदगी के बारे में सवाल करें। जहाँ तक शादी का ताल्लुक है तो जब आपसे टूट गई तो फिर मैं जिससे चाहे शादी करूं। आपको कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। आप अपने रास्ते में, मैं अपने रास्ते में। आइंदा मुझसे ये सवाल करने की ज़रूरत भी महसूस मत कीजिएगा कि आप मेरे कुछ भी नहीं लगते जिसके सामने मैं जवाबदा हूँ। इसने उंगली उठाकर इसे सख्त लहजे में जवाब दिया। रहील ने मुस्कुराकर सारिया की तरफ देखा। चले, हमें देर हो रही है। सारिया ने इसकी नज़रों का मफ़हूम समझकर इसका बढ़ा हुआ हाथ अपने हाथ से थाम लिया। वो दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए रिक्शे में बैठ गए। अदील अहमद की नज़रों ने दूर तक इनका पीछा किया। दरअसल मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक हैप्पी कपल की तरह प्रिटेंड करें ताकि कोई भी मुंह उठा कर आपको और मुझे बातें न सुना सके। इसने गला खंखार कर सारिया को अपनी जानब मतवज्जा किया, जो रिक्शे से बाहर नजर आने वाले मनाजिर पर अपनी पूरी तवज्जो किए हुए थी। इसकी बात पर चौंक कर इसे देखा। मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई मेरे बारे में जो भी सोचे वो सोच ले। मुझे अब किसी की कोई फिक्र नहीं। थोड़ी ही देर बाद इसका मायका आया तो वो उतरकर अपने अंदर चली गई। पलट कर रहील अहमद से ये न पूछा कि वो अंदर आ रहा है या वापस जा रहा है। रहील अहमद ने अगले ही लम्हे रिक्शे वाले को आगे बढ़ने का कहा और यूं वो तेजी से वहां से निकल गया। वो अपनी माँ की गोद में सर लेटी हुई थी कि जब इसका मोबाइल बजा। रात के 10 बज रहे थे। इसने नंबर देकर फोन काट दिया। हो ना हो ये रहील ही था। क्या हुआ बेटा, फोन उठाओ ना, तुम्हारे शोहर का फोन है, काट क्यों रही हो? अपनी माँ की बात सुनकर एक लम्हे के लिए इसके चेहरे पर नागवारी उभरी और दूसरे ही लम्हे इसने फोन उठाया। कहाँ हो तुम? मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आ जाओ। इसकी बात सुनते ही एक लम्हे के लिए इसका दिमाग भग से उड़ा। आप होते कौन है मुझे लेने के लिए आने वाले? मेरा घर है। आपको किसने ये हक दिया कि आप मुझे एक ही दिन में लेने आ जाएं? इसकी बात सुनकर रहील को शौक सा लगा, लेकिन फिर अगले ही लम्हे इसने अपने लहजे की टोन मुस्कुराती हुई रखी। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मैं आपका शोहर नामदार होता हूँ। शायद आप भूल गई हैं। नहीं, मैं नहीं भूली, लेकिन आप भूल गए हैं कि ये रिश्ता ज़बरदस्ती का रिश्ता है जिसमें मेरी कोई मर्जी शामिल नहीं थी। इसने एक बार फिर से रहील को जताते हुए कहा तो वो अफसोस से इसकी बात सुनकर रह गया। लेकिन अब जो होना था हो चुका है। आप नीचे आए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। इसका हुक्म सुनकर एक लम्हे के लिए इसका दिल चाहा कि वो रहील का सर फाड़ दे, लेकिन वो ऐसा सिर्फ सोच ही सकती थी। मैं नहीं आ रही, मैं यहीं ठहरना चाहती हूँ और आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, क्यों ज़रूरत नहीं थी? इसकी लहजे की सख्ती बर्दाश्त करके इसने अपना लहजा मुस्कुराता हुआ रखा। कितनी बार आपको याद दिलाऊं कि शादी ज़बरदस्ती की शादी है। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वो ऊंचा ऊंचा कहने लगी तो रहील ने मुस्कुराहट जब्त की। इसे हुरम वही मिल गया और इसने इसे इसके कमरे की राह दिखाई। यहाँ क्यों खड़े हैं, अंदर चले जाए ना, खुरम ने सरगोशी नुमा अंदाज में कहा। तो वो सीढ़ियाँ चढ़कर इसके कमरे के बाहर खड़ा इससे बात करने लगा। है जबरदस्ती तो नहीं, लेकिन मैं कर बहुत कुछ सकता हूँ। इसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और वो दरवाजे की तरफ पुश्त करते हुए बात कर रही थी। ये मंजर रहील ने अपनी आंखों से देखा। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं फोन रख रही हूँ, इसने गुस्से से कहा। जैसे ही फोन रखकर पलटकर पीछे हुई तो वो अपने पीछे खड़े अपने शौहर रहील अहमद के सीने से जा लगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे तक आने की? वो इसका सवाल सुनकर हंस पड़ा। वैसे ही जैसे आपकी हिम्मत हुई है कल रात से मेरे कमरे में सोने की।
وہ بھی کہاں باز آنے والا تھا۔ دو بدو جواب دینے لگا تو ساریہ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ میری مجبوری تھی، اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی۔ تو یہ میری مجبوری ہے۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے اسے اپنی نگاہوں میں بسائے کہنے لگا، آپ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ چیخی، صحیح فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں؟ آپ سکھا دینا۔ وہ اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کرنے لگا، کیوں میرا صبر آزما رہے ہیں؟ وہ وہیں بیٹھ کر اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گڑا کر کہنے لگی، میں آپ کا صبر آزما نہیں رہا لیکن آپ کا صبر بڑھا رہا ہوں۔ وہ بھی اس کے برابر میں بیٹھا اسے سمجھانے لگا، عدیل بھائی ایک ہفتے ہم سے ہمارے گھر میں موجود ہیں اور آپ کا یوں چلے جانا، انہیں لگے گا کہ شاید آپ ان کے فیصلے پر پچھتا رہی ہیں۔ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے آپ کو لینے آ گیا، لیکن اگر آپ یہی رہنا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آخری جملہ اس نے انتہائی درد بھری آواز میں کہا اور اٹھ کر جانے لگا تو ساریہ نے فوراً سے اسے کھڑے ہو کر اسے روک لیا۔ میں چل رہی ہوں آپ کے ساتھ۔ اس نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی اور پیچھے مڑ کر سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ چلے آ جائیں، پھر میں اپنے دوست کی بائک لے کر آیا ہوں، وہ اسے کہنے لگا تو ایک دم سے وہ گھبرا گئی۔ بائک؟ میں کبھی بائک پر نہیں بیٹھی، نہ مجھے بیٹھنا آتا ہے۔ اس کی یہ گھبراہٹ دیکھ کر اسے بے طرح ہنسی آئی، لیکن اس نے اپنی مسکراہٹ پر قابو پایا۔ کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، میں سکھا دوں گا، آپ چلیں تو صحیح۔ وہ دونوں سب کو خدا حافظ کہہ کر باہر آئے تو وہاں ایک نئی بائک کھڑی ہوئی تھی۔ دیکھیں ایسے بیٹھتے ہیں۔ اس نے اسے بائک کے سٹینڈ پر پاؤں رکھ کر چڑھ کر بیٹھنا سکھایا۔ یہ مشکل ہے، میں نہیں بیٹھ سکتی۔ اس نے کوشش کی تو وہ لڑکھڑانے لگی۔ افواہ، اتنا بھی مشکل نہیں ہے، لائیں میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر ساریہ کا ایک ہاتھ اپنے کندھے پر رکھا اور دوسرا ہاتھ پکڑ کر اسے سہارا دے کر بٹھا دیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سوچ میں پڑ گیا، اب کیا ہوا؟ بیٹھ تو گئی ہوں۔ وہ بائک کا گیئر تھامے ہوئے تھے۔ جلدی کرو، میں گر جاؤں گی، لڑکھڑا رہی ہوں۔ میں کہاں بیٹھوں؟ آپ کے سر پر بیٹھوں؟ ٹینکی پر بیٹھ کر بائک چلاؤں؟ آپ اتنا آگے بیٹھ گئی ہیں۔ وہ سر پیٹ کر کہنے لگا تو ساریہ کو ہنسی آ گئی، اب مجھے پھر اترنا پڑے گا، پھر مجھے کون بٹھائے گا؟ دوبارہ اتنی مشکل سے میں بیٹھی تھی۔ وہ بیزار دکھائی دینے لگی، آپ اتریں تو صحیح، دوبارہ بٹھا دیتا ہوں۔ میں جیسے ہی وہ اتری تو رحیل احمد نے اسے کمر سے پکڑ کر اونچا اٹھایا اور بائک پر بٹھایا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب رحیل کا پاؤں پھسلا اور وہ اس پر جا گرا۔ اگلے ہی لمحے رحیل نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں پکڑ لیا۔ اب سچویشن یہ تھی کہ وہ دونوں بائک پر جھول رہے تھے۔ رحیل کی نظریں اس کے چہرے پر ہوتے ہوئے اس کی ناک میں پہنی چمکدار لونگ پر ٹھہر گئی جو اس کے حسن کو خیرہ کر رہی تھی۔ تم پر یقین کر کے بندہ اسی طرح گر جاتا ہے۔ گھر پر پہنچی تو وہ اتر کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ آپ تو ایسے کر رہی ہیں جیسے پہاڑ سے ہائیکنگ کر کے آ رہے ہیں۔ اس کی اس حالت پر وہ زور زور سے ہنسنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے چپ ہونا پڑا کہ ساریہ کی گھوری نے اسے سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ وہ منہ پھلا کر اندر جانے لگی تو رحیل نے اسے پکارا، ایکسکیوز می، آپ بھول گئی ہیں، ہمیں ہیپی کپل پریٹینڈ کرنا ہے۔ اس کی بات سن کر اس نے گہری سانس بھری۔ رحیل نے بازو آگے بڑھایا، تھام لیجئے، کبھی کوئی ایسا شوہر دیکھا ہے جو بیوی کا اتنا ساتھ دے؟ اس کی بات پر ایک لمحے کے لیے ساریہ کی نظریں رحیل کے چہرے پر اٹھی اور اگلے ہی لمحے جھک گئیں کہ اس کی سسکوں میں اسے ایک عجیب سا جذبہ دکھائی دے رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اسے بازو سے تھام لیا۔ ریڈی ہیں؟ اب چلیں۔ اس کی بات پر ساریہ مسکرانے لگی۔ مسکراتے ہوئے بہت پیاری لگتی ہیں، ایسے ہی مسکراتی رہا کریں۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا، اب بہت زیادہ فری ہونے لگ گئے ہو تم۔ ساریہ کی گسیلی آواز سن کر منہ ہنسنے لگا، ہم باز نہ آئیں گے، گاتے ہوئے وہ اندر آیا تو عدیل اور اس کی بیوی اسے وہیں نظر آ گئے۔ وہ دونوں کو نظر انداز کر کے اپنے کمرے میں آ گئے۔
मैडम अब कमरे में आ गए हैं, बाजू छोड़ दीजिए, दुखने लगा है, कसम से इतना वजन डाल दिया है। इसकी बात पर सारिया ने अगले ही लम्हे इसका बाजू छोड़ दिया। वो तो अदील और उसकी बीवी को देखकर एक अजीब से एहसास में मुब्तला हो गई। अब सो जाएं, बहुत बाइक एडवेंचर हो गया, मैं भी थक गया हूँ। कसम से शादी के बाद ये ड्यूटियां भी निभानी पड़ती हैं, पता ही नहीं था। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस दुख से बाहर निकाल दूं। रहील ने दिल ही दिल में खुद से वादा किया और इस पर अमल करने की ठान ली। अच्छा, मैं अपने दोस्तों में जा रहा हूँ, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? वो सारिया से मुखातिब हुआ। इनकी शादी को 2 हफ्ते होने के करीब थे और इन दोनों के दरमियान अजनबियत अभी भी बरकरार थी। नहीं, मुझे भला क्यों जरूरत होगी और मुझे क्यों बता रहे हो? जहां दिल चाहे जाओ। इसकी बात सुनकर रहील एक लम्हे के लिए चुप हो गया और अगले ही लम्हे हंसते हुए कहने लगा, अरे मैंने अपने दोस्तों से सुना है कि कुछ आदाब शादी होते हैं, बीवियां दोस्तों में जाने नहीं देती। सोचा शायद आप भी इनमें से एक होंगी। यानी मुझे तो ये भूल ही गया कि आप इंतहाई अनोखी बीवी हैं जो अपने शोहर को शुतर बेमुहार की तरह खुली छूट दे रही हैं। इसने अपने हाथ में घड़ी पहनते हुए कहा और अगले ही लम्हे अपनी बात पर हंसते हुए जाने लगा। तो सारिया ने इसे रोक दिया। क्या हुआ बेगम साहबा, आपका इरादा बदल गया है क्या? इसके पुकारने पर इसने पलटकर सारिया से कहा, नहीं, मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है और कल से मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपका हुक्म। इसने अपने सीने पर हाथ रखकर सर झुकाया और वहां से निकल गया। सारिया इसके बारे में सोच कर रह गई। वो शख्स हर मुमकिन हद तक इसे खुश रखने की कोशिश कर रहा था और तो और वो इसे अभी तक नजदीक भी न आया, लेकिन फिर भी दिल पता नहीं क्यों इसकी तरफ माइल नहीं हो पा रहा था। इसने अपनी सारी तवज्जो लैपटॉप पर मरकूज कर दी, जहां वो अपने पढ़ाई के मुतालिक कुछ मवाद तलाश कर रही थी। ताया और ताई किसी शादी की तकरीब में गए हुए थे और अभी तक इनकी वापसी नहीं हुई थी। रात के 10 बज रहे थे, मौसम खराब होने लगा, तूफानी हवाएं चलने लगी। ऐसे में घर का दरवाजा बचा तो वो उछल कर डर गई और खोल कर सामने मौजूद शख्सियत को देखा तो अगले ही लम्हे सांस लेना भूल गई। अदील अहमद इसके सामने खड़ा था, इसे गौर से देखने लगा। सारिया, मेरी बात सुनो। वो इसे हाथ से पकड़कर खींचकर अंदर ले गया तो वो इसकी इस जुर्रत पर हैरान रह गई। हाथ छोड़े मेरा। इसने इसका हाथ छुड़ाया। मेरी बीवी मुझे छोड़ गई है, वो मेरे मयार के मुताबिक नहीं निकली। इसे बस पार्टियां अजीज थी, शोहर इसकी जिंदगी में कहीं भी नहीं था। मैंने इसे छोड़ दिया है और मैं अब दोबारा तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। वो वही सोफे पर बैठकर इसके सामने कहने लगा। सारिया का दिल चाहा कि वो टेबल पर रखा गुलदस्ता उठाकर इसके सर पर दे मारे। ये क्या बकवास है, जानते भी हैं कि क्या कह रहे हैं? इसकी बात सुनकर एक लम्हे के लिए इसके होश उड़ गए। अच्छी तरह जानता हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तुमसे माफी मांग रहा हूँ। तुम चाहो तो सब ठीक हो सकता है। देखो, तुमने तो दूसरी शादी भी कर ली है ना। अब अगर तुम रहील से तलाक ले लोगे तो हमारा रिश्ता भी जायज हो जाएगा। तुम क्या कहती हो इस बारे में? तुम तैयार हो ना? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम अभी तक मेरी यादों के सहारे बैठी हुई हो और रहील को छोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाओगी। तुम दोनों जितना भी प्रिटेंड कर लो, लेकिन इन दोनों एक साथ खुश नहीं हो, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसकी बात सुनकर सारिया को तौहीन का एहसास शिद्दत से हुआ। इसने आगे बढ़कर अदील अहमद को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। तुम्हारी नजर में मैं कोई खिलौना हूँ जिसे जब चाहे तुम अपना लो और जब चाहे छोड़ दो। जहां तक बात रहील की है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकती। वो तुमसे लाख दर्जे बेहतर है। इसने मुझे एक बार भी तुमसे मोहब्बत का ताना नहीं दिया, बल्कि तुमसे मोहब्बत तो मेरे लिए गाली बनकर रह गई है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और हाँ, आइंदा कभी अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम लेकर मुझ पर नजर रखने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अकेलेपन का फायदा उठाकर
तुम मुझे ये जताते आए हो कि दफा हो जाओ यहाँ से। इसने उंगली उठाकर इसे बाहर जाने का कहा, लेकिन अगले ही लम्हे अदील अहमद ने आगे बढ़कर इससे बदतमीजी करने की कोशिश की। इसका हाथ थाम कर इसे खुद की तरफ खींचा तो दूसरे ही लम्हे अदील को किसी ने जोर से खींचकर जमीन पर पटक दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? राहील की आवाज सुनकर वो शौक रह गया। सारिया दौड़कर इसके सीने से जा लगी। वो बुरी तरह रो रही थी। चले जाएं यहाँ से वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई हैं। इसने मौके का फायदा उठाया। अदील के लिए शर्मिंदगी का मुकाम था। वो उठकर फौरन से बाहर चला गया। रहील ने आगे बढ़कर सारिया को अपनी बाहों के हसार में ले लिया। मुझे पता होता कि अगर ये आज घर पर आएंगे तो मैं तुम्हें कभी अकेला न छोड़ता। इसके बाल सुहलाए इसे चुप करवा रहा था और वो इसके सीने से लगी बिलक बिलक कर रो रही थी। अच्छा बस अब चुप हो जाओ, तुम शेरनी बनी अच्छी लगती हो, रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसकी बात सुनकर सारिया ने सर उठाकर इसकी तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। तुम बहुत अच्छे हो, मुझे माफ कर दो अगर मैंने तुमसे बदतमीजी की। बस मैं तुम्हें पहचान भी ना सकी। इसने अपने आंसू साफ करते हुए रहील से कहा तो रहील ने आगे बढ़कर इसके माथे पर बोसा दिया। वादा करता हूँ कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। वो इसे अपनी बाहों के हसार में लेता हुआ कहने लगा। सारिया के दिल में एक सुकून सा उतर गया। मैं भी आप पर गुस्सा नहीं करूंगी, वो इससे कहने लगी। नहीं नहीं, आप तो शेरनी ही अच्छी लगती हैं। इसकी बात सुनकर सारिया ने इसे एक मुक्का रसीद गया। बदतमीज, इतनी भी खतरनाक नहीं हूं मैं। वो इसका कान खींचकर कहने लगी। हाँ हाँ, खतरनाक नहीं है, खौफनाक है। इसकी बात पर सारिया ने इसे घूरा। अरे मेरा मतलब है मेरी है बस। आखिरी बात पर सारिया के चेहरे पर हया की लाली बिखर गई और वो मुस्कुरा कर रह गई। जिंदगी हसीन हो गई थी, इसे और क्या चाहिए था। अदील अहमद जैसे शख्स से जुदा होना इसके लिए एक बेहतरीन मसलहत थी जिसे वो आज जान गई थी और इसका रुआ रुआ शुक्रगुजार था।